हुकूमत खुद ही अपने खात्मे के लिए काफ़ी, अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं। हमारी कोई जाती लड़ाई किसी से नहीं। हम जो पाकिस्तान के कानून को ललकारता है, जो पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाता है, जो अदालतों को अदारों को मतनाज़ा बना के अपने लिए ढाल बनाता है, हमारी जंग उनसे है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मोहतरम सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं। आज का दिन बड़ा मसरूफ़ दिन है ख़बरों के अतबार से, और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। कुछ जो है वो इंटरनेशनल हैं, कुछ लोकल हैं। और मैं और बुखारी साहब जब हम बैठे थे तो हमें ये सोचना मुश्किल हुआ था कि किस खबर को हम लाएँ, किसको ना लेके आएँ, क्योंकि आज इतना कुछ है। कोशिश करेंगे इसको एक इनफॉर्मल तरीके से हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें होने वाली जो हैं उनका बता दें। जैसे इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट और डेवलप्ड स्टोरी है, डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड स्टोरी है, वो ये है कि किसानों ने मोदी का सुख चैन हराम कर दिया, और एक बहुत बड़ी साजिश का वहाँ पे इंकशाफ हुआ है। वो भी आपको मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। दिल्ली में कर्फ्यू है और हरियाणा जो है वो अब अगला ठिकाना है। क्या ये बात सही है? देखते हैं इसके। वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने आज बहुत ही फट गए। सुना है कि वज़ीर आज़म क्या किया, उन्होंने कहा हमारे सेक्रेटरीज़ जो हैं वो काम नहीं करते, हमसे ताउन नहीं करते, हमने अवाम के पास जाना है। और ये बातें हो रही थी तो शिबली फराज और जनाब शहबाज गिल साहब की आपस में तू मैं हो गई। दोनों एक दूसरे को बताना शुरू हो गए कि किसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ है। जब वफाकी लेवल पे ऐसी बातें हो जाएं तो इसका मतलब है लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। और एक बड़ी ही अजीब सी डेवलपमेंट हुई। अजीब इसलिए कि इज़राइल के आर्मी चीफ ने ईरान पर हमले की, यानी उसने कह दिया कि जी हम कर सकते हैं। मुझे हैरानी इसलिए हो रही है कि पार्लियामेंट है वहाँ पे, वज़ीर आज़म है वहाँ पे, डिफेंस मिनिस्टर है, उसके होते हुए ये क्यों बयान दिया जा रहा है? डिफेंस के ऊपर तो दे सकता है, लेकिन पॉलिसी सारी बाईपास होगी। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दो बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं और मुझे आज रह के आदम हुसैन रिजवी साहब जो हैं बहुत याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनके दर्जात बुलंद करे। जो भी उन्होंने दुआ की, जो भी उन्होंने ख्वाहिश की, वो क्यों ऐसा हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। कसूर में दोबारा से लगता है कि बच्चियां जो हैं जुल्म व सितम का निशाना बन चुकी हैं, और जो आखिरी इतलात आई हैं मेरे पास वो ये इतनी खौफनाक है कि 100 से ज़्यादा बच्चियां जो हैं उनकी इस्मत दरी हो चुकी है। बसंत के हवाले से बुखारी साहब का एक ख़ास मैसेज है, बुखारी साहब भी देना चाहते हैं। बट सबसे पहले बुखारी साहब, मोदी का सुख चैन तो हराम हो गया। देखिए, आपने पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था, जब से ये बात चल रही है काफ़ी देर हो गई। अब इसको सुख चैन तो छोटा लफ्ज़ है, मेरे ख्याल से उजाड़ के रख दिया उसने मोदी की पूरी रिजीम को, उसके पूरे माइंडसेट को, उसके वो जो आरएसएस के हिंदुत्व पॉलिसीज़ की आप बात करते हैं उसका तो भुरकस निकाल दिया। यानी कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कोई कि इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली में इस तरीके से राज करेगा। वहाँ जो किसान है, ट्रैक्टरों की ट्रालियों समेत, ट्रैक्टरों समेत, और फिर झंडा गाड़ हमें तो अपने टैंक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, हमें तो पता है वो मुल्क तो ट्रैक्टर से फतह हो सकता है। वो कह रहे हैं ना कि इसकी अंदर से मौत हो रही है, हिंदुस्तान अंदर से मर रहा है इसको। अच्छा, एक कल मेरे से बड़ी गलती हो गई। मेरे पास तो जो खबर थी मैंने बता दी, आज मैंने उसकी माजरत करनी है। मैंने गलत खबर दी आपको। जो दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराने की बात थी उसके ऊपर बुखारी साहब अंदर की तहकीक आई आज, और वो ये है कि ये जितने लोग थे ये मोदी के ईमा पे, आरएसएस के कहने पे वहाँ थे, और वो उनका रूट भी नहीं था। उनके रूट को वहाँ स्पेशली किया गया, यानी वहाँ पे उनको गरमा के लोगों को, जब वो हीट ऑफ द मोमेंट होती है, और इन बंदों ने जाके ऊपर झंडा लहराया। और ये जो बंदा जिसने झंडा लहराया उसकी तस्वीर मेरे पास है, आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। वो मोदी साहब के साथ इनामात वसूल कर रहा है, वो उनकी पार्टी का इलेक्शन लड़ चुका है। अब आप ये कह रहे हैं कि 3 खौफनाक किस्म की साजिशें तैयार हो रही हैं हिंदुस्तान में कि किसी ना किसी तरीके से इसका मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाए। वो चाहते हैं कि वो कम से कम 5-10 हज़ार लोगों को कत्ल कर दें और उसके पीछे
उनके पास ये ईमो, देखो लाल फोर्ट पे उन्होंने ये किया। आप जोड़ रहे हैं इसको, वो जो नारे लगे वहां पर मैं जोड़ रहा हूं उनके साथ, और जो झंडा लगा वहां वो रॉ ने करवाए थे, और मैं ये कह रहा हूं कि वो झंडा भी मोदी ने खुद करवाया है। और अब तो उस बंदे, यानी जिस आदमी ने झंडा लगाया बुखारी साहब, वो अब बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुका है। यानी ये फिर पहली बार नहीं है, ये तो पहले भी पुलवामा उन्होंने किया, खुद से करके पाकिस्तान पर मरबा डाल दिया। आपको स्वामी के वहां किसी की हवा सरक जाए तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान की आई। अच्छा, खुद भी सरकानी भी खुद है, हवा भी खुद सरकानी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये खौफनाक जो है, इसका नतीजा जो निकलेगा, जो भुगतना पड़ेगा हिंदुस्तान की आवाम को, उसका पता नहीं किसी को इदराक बुखारी साहब नहीं। मुझे बात बताएं, आप इतने जहां दीदा आदमी हैं, जीरक आदमी है, कहीं मोदी पागल तो नहीं? क्या उसका चेकअप नहीं होना चाहिए? मोदी के पागल होने की तो बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। जो उसकी साबका बीवी, जिसको कभी उसने ओन नहीं किया, वो कहती है वो पागल है। जो वहां की कांग्रेस है, उसका हर वर्थ एक वाइल्ड लीडर जो है, वो ये कहता है ये शख्स पागल है। और बिल्कुल है। यानी जो जिस तरीके से उसने कश्मीर में किया है, जिस तरीके से वहाँ की आज़ादियाँ सलब करके फंडामेंटल राइट्स को उजाड़ा है, ये कोई सेन आदमी कर सकता है? फिर जिस तरह जूतियाँ खाई हैं लद्दाख में चीन से, कोई सेन आदमी इस तरह के फैसले कर सकता है? और फिर खा रहे हैं। तो ये तो मुझे इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि उसके मेंटल हेल्थ का एग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि डिटरमिन हो कि ये शख्स इस काबिल भी है कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन। अच्छा जी, अब इन किसानों ने एक और यानी धमकी दे दी है। अब वो कह रहे हैं कि जी 1 फरवरी को ये बिल पास होना लोकसभा में, तो 1 फरवरी को सुबह के दिन वो लोकसभा का घेराव करेंगे, ना किसी को अंदर जाने देंगे, और जो अंदर होगा उसको बाहर नहीं आने देंगे। और इन्होंने जो करना है, मुझे तो लगता है वो करके दिखा भाई मेरे, जो कुछ भी आप ये कह रहे हैं ना, ये सब कुछ मैं मानने के लिए इसलिए तैयार हूँ कि पहले हुकूमत ने, हिंदुस्तान की ने ये दावा किया था कि हम इनको घुसने नहीं देंगे दिल्ली में। जिस शान से वो घुसे हैं, जो उन्होंने भुरकस निकाला है पुलिस का, एक तोते उड़ा दिए, वो तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ये तवक्को है कि अगर उन्होंने ये कह दिया है कि हम घिराव करेंगे, तो ये घिराव होगा। और पहली दफ़ा हिंदुस्तान की तारीख में, यानी ऑल सेड एंड डन, पहली दफ़ा ये हम अपनी आंखों से देखेंगे कि वहाँ पार्लियामेंट में ना कोई घुस सकता है ना बाहर निकल सकता है। आपको याद है एक दफ़ा पार्लियामेंट में पहली बार वो जब हमला हुआ था और फायरिंग हुई थी जिसमें लोग भी मर गए थे, तो एक वो भी सारा हुकूमत का अपना कराया हुआ। कमाल की बात है, वीडियो रिकॉर्डर उस वक्त तक आदमी लेके वीडियो बना रहा है, जिसकी इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी, क्योंकि उस ज़माने में वो हम लोग भी खुद यूज़ करते थे। ये एजाज कैमरामैन, ये मोटा, सारे आपको बताएंगे कि उसमें बैटरी नहीं लगी हुई थी। आप कैन यू बिलीव कि किसी रॉ वाले ने जिसने वो किया, उसको ये भी नहीं पता था इस कैमरे की बैटरी होती है, इतनी बड़ी लगी होती है वो, और वो लाल रंग की बहुत सारे भूंडे तरीकों से बाजू का रिएक्ट करती है। तो ये हर बारी एक्सपोज होते हैं। अब तो यूरोपियन यूनियन ने, डिसइंफॉर्मेशन सेंटर ने कह दिया इनके मुतालिक, उनका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया उन्होंने। वो तो यूरोपीय यूनियन ने कमीशन बना दिया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और मैं आपको बताऊं, अगर इन्वेस्टिगेशन किनारे लगती हैं किसी, तो बहुत सीरियस एक्सपर्शन आएगी हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन बुखारी साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हमें भी ज़िंदगी दे। आप मेरी बात नोट कर लें, मैं तो बड़े दिन से लोगों को कह रहा हूँ कि ये मोदी रहेगा, हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होगा। देखिए, वो ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ आपकी बात कि मोदी का अब इतना वज़न है, इतना बोझ है कि हिंदुस्तान के हिस्से टुकड़े होने हैं। अगर खालिस्तान की मूवमेंट ने ज़ोर पकड़ लिया, इस किसानों की मूवमेंट के नतीजे में, एक ब्रेक चाहिए सिर्फ। 36 मूवमेंट वहां चल रही हैं। भाईजान, मणिपुर अलग चल रहा है, नक्सलाइट्स अलग हैं, माओइस्ट अलग हैं, असमीज, यू नेम देम। 36 मैंने बताया कि वहां पर अलहदगी की तंजीम तरीके चल रही हैं। एक वो कश्मीर में इतनी कीमत क्यों अदा कर रहा है? क्योंकि उसे पता कि एक कश्मीर गया तो उसके बाद फिर कोई। लेकिन अब उनके साथ एक और प्रॉब्लम हो गई है, अब बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो अब रिसेंट डेवलपमेंट हुई है सिक्किम के ऊपर, उनको सारी माउंटेन रेजिमेंट्स जो हैं उनकी कश्मीर में उन्होंने पोस्ट की हुई हैं। अब उनको वो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि ये माउंटेन रेजिमेंट्स हमने यहाँ से मूव करनी है और इनको लद्दाख के बॉर्डर पे लेके जाना है। वो कहते हैं फिर कश्मीरियों को कौन रोकेगा? यही वजह तो नहीं है कि वो कह रहा है मेरे ऊपर बड़ा दबाव है? आपने वो तो कह रहा है, उसका बयान जो वो तो कह रहा है कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। आर्मी चीफ जो है वो तो बुखलाया हुआ लग रहा है। हाँ, तो उसके तो भाई उसके तो बंदों के ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं उस एल्टीट्यूड पे जाने के लिए, लड़ने को उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है उनके पास। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मार पड़ रही है लद्दाख में इनको। हाँ हाँ, इसलिए कि उनकी वो ट्रेनिंग का लेवल नहीं है जो चाइना की ट्रेनिंग का लेवल है। बुखारी साहब, ना उसके पास वो वार मशीनरी है जो चाइना के पास बात है। मुसलमान तो शहीद होता है, ठीक है ना, वो अपना अजीब घटिया मौत मरते हैं, जहन्नुम वासिल होता है, उस पर वो मरने का जज्बा कैसे होगा?
तो ठीक है, इसीलिए मेरे ख्याल से हमारी रीस में हिंदुस्तान ने भी अपने फौजियों को शहीद करना शुरू कर दिया है। उससे फर्क क्या पड़ता है, शहीद तो सिर्फ मुसलमान होता है, ठीक है ना। जिस फेथ से वो अपनी जिस फेथ से वो शहादत का को अपनाता है वो उसका ये तमगा तो मुसलमान का ही है, ये तो कोई और ले नहीं सकता। सही बात। सलीम बुखारी मेरे साथ ही हैं। जब एक ब्रेक से आएंगे तो वज़रा और उनके मुशीरान का एहतसाब होगा या नहीं होगा, और एक अफवाह गर्दिश कर रही है जो इस्लामाबाद से मेरे तक आई है, मैं बताऊंगा। बुखारी साहब खुशी से चौंक पड़ेंगे। और वो बुखारी साहब, चले मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको हिंट दे देता हूँ, सुना नदीम बाबर साहब की वजारत खतरे में है। क्यों? आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और वज़रा और मुशीरान जो हैं उनका लगता है एहतसाब हो रहा है या वो नाराज़ है। वो आके उन्होंने आज फट गए, कहते हैं कि जी ये सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये काम नहीं करते और हमें करने नहीं देते। ऊपर से शिबली फराज और शहबाज गिल साहब की कोई लड़ाई हो गई है या तू मैं हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। ये स्टोरियाँ जो हैं ये बुखारी साहब लिख कर बैठे हुए हैं सामने। बुखारी साहब ऐनक पहने और स्टोरी बताएं। एक तो ये कि जब तुम ये कह देते हो ना कि मैं ऐसी बात करने लगा, बुखारी साहब खुश हो जाएंगे, मैं अलार्म्ड हो जाता हूँ कि अल्लाह खैर करे, कुछ ना कुछ। मैं तो कहा नदीम फ्रेंडली बाबर की वजारत तुम्हारी तरफ से फ्रेंडली फायर तो आ नहीं सकता, इसलिए मैं तैयार हो जाता हूँ। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, पार्लिमानी पार्टी की तो जो एलाइड पार्टीज़ हैं वो भी साथ थी, उसमें काफ़ी कुछ लोगों ने कहा है। ख़ास तौर से दो बंदे जो हैं, एक तो नूर आलम साहब जो हैं, उन्होंने जो अहम बात है मेरे नज़दीक वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि खान साहब आप अपने वजीरों और मशीरों को देखें कि सारे वही वज़रा शिकायत कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से आए हैं एक तयशुदा एजेंडे के तौर। जब आप इंपोर्ट एक तयशुदा एजेंडे के तहत आके वो पीटीआई को खराब करना चाहते हैं। बट ठीक है, आप चलते रहे स्टोरी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने ठीक कहा कि जनाब एहतसाब के मामले में भी दो बंदों ने बड़ा खुल के बोला है कि जनाब एहतसाब का जो आपका नारा था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो आप अपने बंदों का भी करें। वो कौन बंदे? एक नूर आलम साहब ने भी कहा है, वो पीपल्स पार्टी, और दूसरे भी केपी कैसे हैं, नजीब समथिंग। नहीं, नजीब साहब तो कराची से। एक मिनट नाम है मेरे पास, सनाउल्लाह मस्ती साहब। जब ये गुफ्तगू होने लग जाए ना पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में और विद द प्राइम मिनिस्टर चेयरिंग, बस सूरत हाल तो नाजुक है। वो वैसे क्या है कि वो उनका एक डेमोक्रेटिक का माहौल है, प्राइम मिनिस्टर का हर एक को बात करने देते हैं, बोलने देते हैं। आपने उसको नाजुक बना दिया। नहीं, मैं नाजुक आपको फिर कह रहा हूँ, नहीं आदत है सुनने की खान साहब को कुछ भी। और नहीं है, छोड़े मैं खुद उनको 10 बारी बातें कह देता हूँ। आपकी बातें तो बैठ के सामने मैं नहीं सुनता, तो फिर तुम्हें पता नहीं मैं किसी की नहीं सुनता। बड़े डेमोक्रेटिक आदमी है खान साहब जिसका मैं कह रहा हूँ, और उनके आगे हर एक को राइट है बोलने का। वो कोई मौरूसी सियासतदान थोड़ी है कि तीसरी पीढ़ी के सियासतदान उनके आगे को बोले ही ना। पर्सनैलिटी कल्ट के अलावा हमारे यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है। मुबशर, मैं और आप ऑफ द एयर इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। मैं नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑफ द एयर मैं ऑन द एयर बात कर रहा हूँ। मैं कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड एक बात कर रहा हूँ। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कही, मैंने कहा ऑन द एयर। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, ये शहबाज गिल और शिबली फराज का क्या हुआ, मैंने फॉलो नहीं किया। भाई मेरे, आपको सब पता है, आप बड़ी चालाकी करते हैं ये कह के मुझे कुछ नहीं पता। जितनी फौज स्पोक्स पर्सन की रखी हुई है ना, हाँ, मुझे तो मेरा तो ख्याल था कि शायद 30 या 32 है। आपने मुझे करेक्ट किया कि 37 तो सिर्फ पंजाब में है। हाँ। और इसी तरह वहाँ है। फिर ये रौला तो पड़ेगा। बल्कि पंजाब का तो एक स्पोक्स पर्सन इंग्लैंड में भी अपॉइंट हो चुका है, माशाल्लाह। जी, उस्मान बुज़दार साहब ने किया हुआ है। बरतानिया में पंजाब हुकूमत का एक स्पोक्स पर्सन अपॉइंट हुआ। माशाल्लाह, ये कसर रह गई थी बाकी। देखें, गुजारिश ये है कि ये झगड़े तो होंगे। आप शुरू करें पीछे से ज़रा। आपको पता है फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक़वान की सीरियस लड़ाई रही, खान साहब के इल्म में थी वो सारी लड़ाई। पहले वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, सब ठीक था। जब फिरदौस आशिक़वान बनी तो सब कुछ गलत था। फिर हमने देखा फयाजुल हसन चौहान और असलम इकबाल साहब के बीच भी ठगी रही यहाँ पर। ये हो रहा है। असलम इकबाल साहब भी नहीं लड़ते और फिरदौस भी नहीं लड़ती, दोनों में। लेकिन लड़ाई जो है वो एक तरफा शुरू तो की जा सकती है। हाँ, एक तरफा शुरू की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये इतनी फौज जो भाई इस तरह तो मैं आपको बताता हूँ 12 साल से जहांगीर तरीन और शाह महमूद की नहीं बनी और अभी नहीं बनती। अब कौन सी बन गई है? नहीं, वो बनती है मुखालफीन के साथ, वो तो एक दूसरे के मुखालफीन के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। ये मैं समझता हूँ कि खान साहब को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। स्पोक्समैन बड़ी बड़ी पार्टियां, मेरा ख्याल है इसलिए कहीं जहांगीर तरीन साहब दोबारा इन तो नहीं हो रहे।
मुझे पता चला कि कमेटी जो सेनेट के टिकट देने वाली है उसकी शायद सरबराही उसके लिए एक बंदा है जिसका नाम है रियाज, क्या नाम है, चौधरी रियाज, जो यहाँ से गए थे नून लीग से गए थे गालिबन, वो नहीं पीपल्स पार्टी से। उन्होंने तो बाकायदा तजवीज़ दी है खान साहब को कि जहांगीर तरीन साहब को सरबराह बनाए। फैसलाबाद से थे राजा रियाज, हमारे राजा रियाज, बहू, यस, वो उन्होंने तो ये तो खिचड़ी पक रही है वहाँ। पकड़ी है ना। अब उस वक्त क्या होगा कि जिसको ना अहल किया हुआ अदालतों ने और वो अब टिकट्स दिलवाएगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो जिसको नाहल किया हुआ अच्छा, है, मजे की बात है, एग्रीकल्चर की मीटिंग जो है मजे वो की बात है, preside करता रहा तजवीज़ कैबिनेट कहाँ की। से आई है? वो भी पीपल्स पार्टी के बंदे से आई है। ऊपर शिकायतें कौन कर रहा है? वो भी ये आप लोग अब वो बिलावल की टोन जो है ना उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं। नहीं तो बड़ी ये खौफनाक कॉन्स्पिरेसी है, तैयार हो फिर इसके लिए। खौफनाक है, कोई भी खान ट्रीट कर लेगा, फिक्र ना करें, निकालना पड़ेगा ना, वो निकाल देगा आराम से। कोई वो मक्खन में से बाल की तरह निकालेगा। आप नहीं जानते इमरान खान को, मैं उस मामले में जानता हूँ बहुत। बात आप नहीं जानना चाह रहे इस वक्त, वो यही 4-5 वोट तो हैं जिसके ऊपर हुकूमत क्या है, तो कैसे निकालेगा यार? वोट अभी और बड़े आ जाएंगे। आज दूसरी विकेट गिर गई है पंजाब में नून लीग की। पंजाब में तो उधर वो साथ जिस तरह सलमानी वो साहब, मैंने कहा था, वो वसीम कहता है मेरे अकरम पास 20 बंदे हैं। जैसा वसीम अकरम प्लस बॉलिंग कर रहा है ना, मुझे लगता है कि 3-4 दिन में रिवर्स स्विंग करके बड़े लोग निकाल इस देगा। वसीम अकरम प्लस को बॉलिंग आती है? सियासी बॉलिंग की बात हो रही है, क्रिकेट की बॉलिंग की नहीं बात हो रही। भाई सरवाइव जो कर गया वो बॉलर है। खान साहब को दुआएं दें, देखे नहीं सरवाइव खान तो साहब कर को गया। दुआएं दें, उनकी जिद की नहीं वजह भाई। से चल गए। अच्छा जी, अब ये मुझे जल्दी से बताएं इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं। मौलाना फजलुर रहमान तो बड़े दुखी हो गए, कहते हैं मैं शायद पीडीएम से इस्तीफा दे दूं। ये तुम्हारी तरह ही एक चैनल जो है उसकी शरारत है। इसको डिनाई कर चुके हैं मौलाना फजल अच्छा? उनका किसी किस्म का कोई उनका एक जगह तो कोद है तो वो भी मैं इस्तीफा दे दूं। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। ये नहीं है। उसने कहा है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि मुझ में, नवाज शरीफ और जरदारी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। और देखा ना, उनको शादी का इनविटेशन भी नहीं आया ना मरियम को आया। वैसे तो ये हाथ में वो हाथ डाल सवाल के है, ये वो सवाल है जिसका किसी के पास अभी जवाब नहीं है। मौलाना साहब से जब पॉइंटेड सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई मैं मधु नहीं हूँ। पहले उन्होंने कहा कौन सी शादी? ये सारी बात है मतलब है बहुत ही अजीब। इसका मतलब है कि अंदर से दिलों में दूरियां बहुत हैं और ये पीडीएम की खीर जो जूतों में बट रही है। अब पीडीएम की खीर जूतों में बटने का मुझे इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि अभी तक उनकी तहरीक उनके प्लान के मुताबिक चल रही शादी है। पे तो आदमी, बच्चे की शादी पे तो जिसे हाथ मिलाया होता है उसको बुला लेता है। बुखारी साहब हमारी रिवायात है, वो इधर मौलाना को मरियम को नहीं बुला रहे। ये नहीं हो सकता कि वहाँ कोई ऐसा आदमी आ रहा हो जिसकी ख्वाहिश हो कि मौलाना वहाँ ना आए। नहीं, बात मेरी को फेंको बात। मैं आपको एक बात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ ये डिक्टेट करेंगे, डिक्टेट नहीं करेंगे अगर वो जा रहे हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, कभी भी नहीं कहेंगे। क्योंकि आर्मी चीफ के बेटे की शादी मैंने अटेंड की, वलीमा भी मैंने अटेंड किया, और सारे के सारे जो उनसे इख्तलाफात भी रखते थे, जिनको मदऊ किया था, सारे मौजूद थे वहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं, शादियों पे नहीं मारे। तो फिर आपके ख्याल में इसमें क्या हमारे conspiracy theory क्या है? Conspiracy वो theory इस क्या है? करीब ही नहीं है, इस काबिल नहीं है कि उनको अपने बच्चे की शादी में नहीं, बुलाए। ये तो यार अब मेरा मतलब नहीं बुलाया ना, being unfair. बिलावल साहब ने नहीं बुलाया ना, मैं क्या करूं? आसिफ साहब ने नहीं बुलाया। अच्छा, जा तो मरियम भी नहीं रही फिर? जी, मरियम को बुलाया किसने? नहीं बुलाया तो है उसको। नहीं, उसको कोई नहीं। उसने क्या मुझे इन्विटेशन कार्ड दिखाए? मैं नहीं मानता यार, ये कैसे हो सकता? मैं बता रहा हूं, बुखारी साहब नहीं बुलाया। अब अगर कल सुबह फैक्स आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, अभी तक तो कोई इन्विटेशन नहीं आया। बहरहाल ये कोशिश करेंगे उनकी पार्टी के किसी बंदे से पूछने की। पीडीएम की खीर जूतों में बट रही है, अभी देखते हैं ये क्या ख्वाहिशात हैं, और हर वो कहते हैं ना कि और ये मौलाना को भी अब डिनाई करना पड़ गया ना कि ये शरारत है, ख्वाहिश है, मैं उधर ही हूँ। हो सकता है उनकी जो चेयरमैन है ना, उसको खतरे लाहक हो गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मौलाना के अलावा इस वक्त कोई चेयरमैन नहीं कर सकता जिस किस्म के हालात हैं, और आप अपने लफ्ज़ों पे कायम रहें। मैंने आपकी बात मान के ये मानना शुरू कर दिया है कि मौलाना इज़ द मैन दैट एवरीबॉडी शुड लुक। मैं तो मानता हूँ, प्रॉब्लम एक और है, मौलाना के साथी नहीं मान रहे। मैं तो दिल से एहतराम करता हूँ। अब आप हवाला दे रहे हैं मौलाना शिरानी का और मौलाना हाफिज नहीं, हुसैन अहमद मैं का। हवाला दे रहा हूँ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का, मरियम साहिबा का, नवाज शरीफ का, इन सारों का। नहीं, वो सब इसकी लीडरशिप को अभी तो मान रहे हैं। जी, अभी तो मान रहे हैं, आपकी कोशिश अभी कामयाब नहीं बिलावल हुई। साहब ने अपने चेयरमैन को नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, कहाँ? वो अपनी बहन की शादी पे। देखें, ये इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या वजह है बुखारी साहब? अब देखें, या तो इन दोनों में से किसी एक से पूछा जाए। आपके भतीजे भांजे की या भांजी की शादी हो तो आप आधे मोहल्ले को और शहर को बुला लेते हैं, तो ये बिलावल भुट्टो है, वो पीडीएम के सरबराह को नहीं बुला रहा। हाँ नहीं, ये मतलब बहुत बड़ा मिसनोमर है।
बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। इसके ऊपर अभी मेरा ख्याल है अभी सोचिएगा, अब एक आधा दिन है, एक हफ्ता है अभी, उसके बाद उसमें देखते हैं। तो शादी हो चुकी होगी। आप ना सलीम बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने लानी है, जिसमें से एक तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जिक्र है, वो मैंने किया, कसूर में क्या हो रहा है, और बसंत, इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और बुखारी साहब, मैं इससे पहले कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब वाली बात लोगों को बताऊं कि क्यों मुझे आज वो याद आ रहे हैं, वो ये क्या चक्कर है कि इजराइल के आर्मी चीफ ने ईरान को धमकी दे दी। आर्मी चीफ का क्या तो धमकी देने का? आपने जो बात हो रही थी आपसे ब्रेक के दौरान बिल्कुल ठीक कहा कि ये जहाँ पार्लियामेंट मौजूद है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ पर एक सिस्टम है, वहाँ पर एक आर्मी चीफ खड़ा होकर एक वो डिफेंस के ऊपर तो बात कर सकता है, हाँ, लेकिन हमले की बात नहीं कर सकता। दो बातें इस हवाले से। एक तो आप के साथ गुफ्तगू हो रही थी, आपने और हवाले से अहमदी निजात का हवाला दिया था, मैं आपको एक और तारीखी हवाला देता हूँ उसका। उन्होंने एक बयान दिया था कि इजराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना वाजिब है, इसलिए कि इसका वजूद पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। मैं उस वक्त भी इस बयान का बिल्कुल कायल था और मैंने माना था। उसके बाद उन्होंने एक और है ना बुखारी साहब, हम मुसलमानों में भी तो एका नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, हम जो मर्जी बात करें, हम हमारे में अगर एका हो तो हम एम्बेसियां खोल रहे हो उनके मुल्कों में, उनकी अपनी एम्बेसियां अपने यहाँ खुलवा रहे या हो, बाकी सारे भी कर लें। बट एनीवे, ये मुझे बड़ा हैरानी हुई है, और ये बाइडन को मैसेज है। यस, आपने अब सही सिमत में इशारा किया है कि जब से ट्रंप साहब गए हैं और बाइडन साहब आए हैं, इजराइल साहब की लीडरशिप मुझे परेशान लग रही है, और ये बयान उस हवाले की एक अहम कड़ी है। इसलिए कि जितनी लीवरेज और जितना मार्जिन ट्रंप ने दिया था इजराइल को, चाहे वो एम्बेसी शिफ्ट करने का था जेरूशलम में, चाहे वो उनका राइट टू डिफेंड की बातें करते थे, वो बाइडन मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक जाएगा। आज मुझे आमना उल्फत साहिबा का एक मैसेज आया, हमारी बहन है, PMLQ की थी, आपको याद है कि पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने मुझे कहा, कहती है मुबशर भाई, लगता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक भी जंग नहीं शुरू की किसी मुसलमान मुल्क से, और बाइडन को लाया इसीलिए गया है। उनका ये ख्याल है कि अब नाउ आई एम मिसिंग डोनाल्ड ट्रंप, कि जंग होनी है, अब जंग होनी है। देखें, मैं एक बात आपको बता दूं, ईरान के ऊपर, मैं चूँकि ईरान का आपको पता है मेरी स्पेशलाइजेशन है उसमें, मेरा दावा है, गलत भी हो सकता है, कि इजराइल ने अगर पंगा किया ईरान के साथ, सबक उसको भी सारी जिंदगी के लिए पड़ा। मेरी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक और बात देता हूँ कि इधर बहुत से लोग जो हमारी तरह के लोग हैं ना, वो भी ईरान की सफ़ों में खड़े हो जाएंगे ऐसी सूरत हाल पे, खुदा ना खास्ता। लेकिन अगेन प्रॉब्लम कुछ और है बुखारी साहब। चले, मैं बगैर नाम लिए आपसे आसान सवाल कर लूँ, मुश्किल सवाल तो आप बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, मैं बगैर नाम लिए कर लेता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई जाना तो फिर मुसलमान ममालिक के ऊपर से होगा ना, तो इसका मतलब मुसलमान ही लड़ रहे हैं ना आपस में। बात आपकी ये बहुत ठीक है। इजराइल के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात अब अस्तवार हो रहे हैं, या जिस तरह के पहले से हुए हैं, टर्की जिनके अंदर एक मुल्क है, तो मुसलमानों को शर्म भी आनी चाहिए और ख्याल भी करना चाहिए कि अगर इसराइल उनके रास्तों से गुजर के, उनके ऊपर से फ्लाई करके किसी मुसलमान मुल्क पे हमला करेगा, तो बात तो ये बहुत ही कोई बात नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, आज मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी सुबह से बहुत याद आ रही है, और मैंने कई दफ़ा पढ़ी उनके लिए। और हम मुसलमान हम यही कर सकते हैं कि जो हमारे दरमियान ना हो, हम उसके लिए फातिहा पढ़ सकते हैं कि बाकी अल्लाह ताला अपनी रहमतों जो उनकी छतियाँ कायम रखे। आज सुबह मैंने एक स्टोरी पढ़ी बुखारी साहब कि हिंदुस्तान की एक फ़िल्म है तादेव, मिनी सीरीज़ है, वो अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई। नाम भी लेना किसने बनाई है ये? हाँ, अली अब्बास कोई उनके प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ये बनाई है, और जो उसमें सैफ अली खान और दीगर एक्टर। अच्छा, वो बिल्कुल उनके जो पॉलिटिकल हालात है ना, उनके ऊपर एक को निचोड़ के उन्होंने एक फिल्म बनाई है, जैसे राजनीति आप समझ लें। आजकल टारगेट है वो फिल्म बहुत खौफनाक तरीके से आरएसएस की। आरएसएस ने कर दिया कि जी ना सिर्फ इनको, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली, इनको मारना है, इनकी ज़ुबानें काटनी है, एक्टर्स की, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, लाइफ बैन करना है, घरों को नजर आतिश करना है, ये करना है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या किया उन्होंने? वो कहते हैं कि जनाब इसमें जो हवाला दिया ना, इनडायरेक्ट हवाला, वो हमारे देवी और देवताओं से मिलता है और उनकी बेहुरमती है। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह भाई, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब,
जब कहते थे कि आकाए कायनात बल्कि रहमतुल आलमीन के लिए जब तुम उनके खिलाफ नाजेबा कलमात ना इस्तेमाल करो हमारे दिल दुखते हैं, और उस पर अगर वो खड़े होकर सिर्फ लब्बैक का नारा मारते थे तो सारे यहाँ पे बैठ के कहते थे कि जनाब ये फंडो हैं या फंडामेंटलिस्ट हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आरएसएस को बताए, बीजेपी को बताए कि वो फंडामेंटलिस्ट हैं। कोई ट्विटर हैंडल नहीं बन रहा, कोई फेसबुक की पोस्टें नहीं शेयर हो रही, और मजे की बात इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ना ऑर्गेनाइजेशन कोई को ना तकलीफ हो रही मोमबत्ती है। जला रहा है ना कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे इससे पहले कि आप आगे जाए, मैं ज़रा थोड़ा आपके कम्प्लीमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक ख़ातमुन नबीयीन के हवाले से अलामत खादिम हुसैन रिजवी का कंट्रीब्यूशन है, कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता मलिका लाल उसको, जितनी जुर्रत से, जितनी दिलेरी से उन्होंने इसको किया। बबांगे दोहल, बबांगे दोहल, दैट्स द राइट टर्म। और दूसरी बात ये कि ये वाकयातन दुनिया को सोचना चाहिए कि एक वो तरीका है अपने मजहब को, एक गमला भी नहीं टूटा, नहीं कोई नहीं, एक पत्ता भी नहीं टूटा, और पूरी दुनिया के लिए अंदर उनका एहतजाज जो है वो एक पूरी दुनिया में रजिस्टर हुआ है। इसमें तो कोई अच्छा, उन्होंने सिर्फ ये कहा ये डिप्लोमेट को वापस भेज दो, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो नहीं कहा ना। और एक ऐसे मुल्क के डिप्लोमेट को वापस भेजने का कहा जिन्होंने इसरार किया इसके ऊपर कि हम पिटाई के खाके साथ छापेंगे। और अभी नया कानून आ रहा है, मगर उसके बाद आप देख लें जरा फ्रांस के सदर के साथ हो क्या रही है। कुछ भी नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ कि आज आपके जो इतने ज़्यादा आपके मुल्क में जो मौजूद हैं लिबरल, वो आरएसएस को, बीजेपी को और उस हिंदू इंतहा पसंद लोगों को क्यों नहीं कह रहे तुम्हारे फर्जी देवी देवता के मुतल्लिक बात हुई, हमारे तो हकीकी रहमतुल आलमीन के मुतल्लिक बात हो रही थी, हम कैसे बर्दाश्त करें। आप उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके दिल में बड़ा दर्द उठता है हिंदुस्तान का, और वक्तन फवक्तन इसको कहते हैं पीड़ उठती है, पेट में मरोड़ बल्कि पीड़ रहती है। हाँ, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए इस बात पर। जो कुछ हिंदुस्तान में आज किया जा रहा है उसके बारे में उनको अपने मुंह खोलने चाहिए। जो किस वजह से बंद है मुझे समझ में नहीं आती, राह की फंडिंग आती है उनको या क्या है, उनको बोलना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो बीजेपी और आरएसएस कर रही हैं, हर मुसलमान को उसके ऊपर आवाज़, और मेरा ख्याल है कि मुसलमानों को ये जो ख़त्म नबूवत है ना, इसके ऊपर बैकफुट पे होना ही नहीं चाहिए। हमें खुलकर इसका इकरार करना चाहिए, इसमें कोई जवाब नहीं है बैकफुट पर जाने का। हमें खुलकर इसका यानी एहतमाम भी करना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। और हमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, हम खुलकर कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, ये हमारे फेथ का हिस्सा है, इसमें शर्मिंदगी कहाँ से है? फेथ इसके बगैर है ही नहीं। जब तक आप उनको खातिमुल अंबिया नहीं मानेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब तक आपका फेथ ही कामिल नहीं। आंखें बंद करके मैं तुम्हारी इस बात के साथ तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एक और बात कि हमारे माँ बाप और हमारी औलादें जो हैं वो उनसे भी ज्यादा हमें अजीज होने चाहिए। वो एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं इसके बारे में। सलीम मेरे साथ है, आज का दिन बड़ा अच्छा है, मेरी बहुत बातों से एग्री कर रहे हैं। अब जो मैंने इनको बात बतानी है, कसूर में क्या क्या हैवानियत हो रही है, देखते हैं उसके ऊपर बुखारी साहब क्या कहते हैं। और बुखारी साहब मुझे बसंत के हवाले से कुछ बताना चाह रहे हैं, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। यह स्टोरी हो सकता है मीडिया में या सोशल मीडिया के हवाले से आपकी नज़र से गुजरी हो, लेकिन मैंने इसको मेन स्ट्रीम मीडिया को इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते नहीं देखा। और ये एक स्टोरी आपके लिए लेके आ रहे हैं कि आई ओपनर के तौर पे। बुखारी साहब, इसका बैकग्राउंड एक बड़ा सिंपल है। एक शख्स जो कि खुद क्वालिफाइड आदमी नहीं, उसने दे दिला के झूठी जाली यानी उनके हथकंडों के ज़रिए उसने एक नर्सिंग हॉस्पिटल खोला, ज़ैनब नर्सिंग हॉस्पिटल कसूर में। और आपको पता है कि नर्सिंग में वो बच्चियाँ आती हैं कि जो यानी हम्बल बैकग्राउंड्स के साथ होती हैं, ये वो। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे स्कैंडल शुरू हुए कि जनाब लड़कियों को हरासा किया जाता है। पहले तो सिर्फ ये होता था कि हरासा किया जाता है, फिर हुआ कि जी उनको आगे भी अब भेजना शुरू हो गए। इस्लामाबाद भी गए और वहाँ 15 बच्चियाँ गईं, 15 दिन किसके पास रहीं। अब उनमें से चंद बच्चों ने बोलना शुरू किया, तो पुलिस लेतोलाल से काम ले रही थी और पुलिस उसके ऊपर कर नहीं रही थी। फिर हमने भी थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई। अच्छा, उसमें कुछ मकामी खुद साख्ता सहाफ़ी भी शामिल हैं उनके साथ, ठीक है, उसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उसमें कुछ शुरफा भी हैं, क्योंकि शुरफा के बगैर तो इतना घटिया काम नहीं होता ना। तो अब कुछ लड़कियों ने खुल कर आके शिकायत कर दी। फिर उस बंदे को पहले अरेस्ट किया गया, रिलीज़ किया गया, और अब दोबारा अरेस्ट किया गया। पता चला कि वो जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट उसने बनाया हुआ है
वो पूरे का पूरा जो है एक तरह से den है। फेक किस्म का वो लाइसेंसेस बना हुआ है और डेन है, और 100 से ज़्यादा बच्चियों की इस्मत दरी हो चुकी है। कुछ बच्चियों ने ऑन रिकॉर्ड हमें बताया, अब मैं उनके नाम नहीं ले सकता, उनका एक पर्दादारी है। काफ़ियों की वो क्या करते थे कि उनको जो हॉस्टल में होती थी खासतौर स्लीपिंग पिल्स दे के या ऐसी नशावर अद्वियात दे के फिर उनकी वीडियोस बनाते थे और उस तरह ब्लैकमेल करते थे, फिर किसी को इम्तिहान में पास करने के उससे, और हज़ारों तालिबात को उन्होंने नर्सिंग सर्टिफिकेट्स भी दिए जिनकी कोई वैल्यू नहीं। मुबशर, बड़ी तकलीफ से बात है, इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन कसूर आपको पता है कि एक और हवाले से भी फोकस में रहा है। ज़ैनब का हवाला आपके सामने मौजूद है। उस वक्त भी मुलज़म तक पहुँचने में बहुत सारे इसी तरह के लोग जो हैं वो मुलव्वस थे। कोई कहता था फ़लाँ हुकूमती MNA MPA है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था साबका हुकूमत के 2 साहब फॉर्मर MPA हैं। ये जो डेन है, इस तरह की वारदात अकेला बंदा नहीं कर सकता, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ। ये पूरा गैंग है, 2-3 तरह के जराइम हो रहे हैं और ख़ास तौर से कसूर में। एक तो ये कि छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल जो मिसकंडक्ट है, जो क्राइम, बल्कि दैट्स ए सेक्स क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसकी फिल्में बनती हैं और आपको पता है आप इंटरनेशनल में कहाँ जाती हैं और उसके बेपना पैसे मिलते हैं। गालिबन यही वजह है कि ये भी काफ़ी पनपा है। आप देखें, शुरू हो जाए मर्दान से लेके बन्नू तक, बन्नू से लेके सिंध, पूरे का पूरा सिंध के इंटीरियर में बेपना इस तरह की वारदातें हुई हैं। लेकिन जो इसके ऊपर जिस तरह से फोकस करके एक्शन लेना चाहिए, मुझे बताओ वो एक्शन कहाँ है? असल में एक बात पे मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत शदीद इख्तलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि जो चाइल्ड मोलेस्टर होता है, जो रेपिस्ट होता है ना, उसको इलाके का जो सबसे ऊंचा दरख्त है ना, वहां से उसको टांगना चाहिए 3 दिन तक, और उसकी कम लाश से नहीं कम होनी चाहिए। जब तक चील गिद्ध उसके ऊपर ना पड़ जाए तब तक उसको टंगा रहने देना चाहिए, तब आप इस क्राइम को रोकेंगे। ये इतना ज्यादा फैल गया, इतना रैम्पेंट हो ये गया। जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं मुबशिर, ये इस्लाम में भी इसका कॉन्सेप्ट है डेटरेंट पनिशमेंट, कि ऐसी सजा दे इबरतनाक कि लोग उसको देख के कानों को हाथ लगाएं और वो जुर्म ना करें दोबारा। ये कौन करेगा? देखिए, ये हमारी कमजोरियां हमसे नहीं करवा रही, लेकिन हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर ये क्राइम नहीं। मैं यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सऊदी अरेबिया की एक तारीफी बात करूँ कि सऊदी अरेबिया का एक लिहाज से मैं बड़ा फ़ैन हूँ कि जो इस्लामी पनिशमेंट्स है ना, हाथ काटने वाली या सर काटने वाली, आप देखें रेशो ऑफ क्राइम कितना थोड़ा है उसके बाद। वहाँ जो पब्लिकली जब आप करते हैं, उनकी पब्लिकली गर्दनें कटती मैंने देखी हैं, तो फिर उस बात कौन करेगा? हाँ, नहीं होता वहाँ, बहुत रेयर है ये क्राइम जो है इसका होना। अब मैं और आप बैठ के इस प्रोग्राम में सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अपना फोकस थोड़ी देर के लिए चेंज करें। मुझे ये बताएं कि ये हमारे मीडिया की क्यों स्टोरी नहीं बनती, इतनी बच्चियां जबकि इन्वॉल्व हो गई हैं। आप एडिटर भी रहे हैं, ग्रुप एडिटर भी रहे हैं, इतने सीनियर पोस्ट। अगर तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आपने जब भी इस स्टोरी का जिक्र किया था, आपने देखा था मेरा रिएक्शन क्या था उसके ऊपर। हर बेटी वाले का होगा, हर बेटी वाले का होगा। मुझे ये समझिए, हमारे मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं जो इसको फोकस नहीं कर रहे, क्या उनकी माँ बहनें नहीं हैं, क्या उनकी बेटियां नहीं हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? अब ये सिर्फ बददुआ आप कह लें इसको या कर्ज कह लें, यही की जा सकती है। मीडिया कैन प्ले ए वाइटल रोल फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू मेक सच लॉज कि ये डेटरेंट। असल में जो हम नामानिगार बनाते हैं और बगैर तनख्वाहों के होते हैं, तो वो उन्होंने तनख्वाह कहीं से तो पूरी करनी है, अनपढ़ भी होते हैं, तो उन्होंने कहीं से तो पैसे पूरे करने हैं ना, हमारे कार्ड्स लेके कुछ करके। मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम की वसातत से मैं और आप मिल के एक इस्तदा ही कर सकते हैं कि खुदारा इन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को एक तो सिलेक्शन का प्रोसेस बेहतर करें और उनसे काम लें, उन्हें वहाँ के लोकल डीसीज ना बनाएं। हाँ, वो तो जाके उसी तरह करते हैं। बट एनीवे, ये बहुत ही एक हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी, और आपको बताऊं कि हमारी और हम इसका फॉलो नजर है हमारी इसके ऊपर, नहीं छोड़ रहे इसको, इसको यहाँ ख़त्म नहीं करना। अगर मुतल्लिका इंतज़ामिया ने और पुलिस ने इसके ऊपर फॉलो अप ना किया या मुकमका किया, तो मैं और बुखारी साहब दोनों कसूर जाके अगला प्रोग्राम करेंगे। ये मैं आपको वादा बिल्कुल करेंगे। वेरी क्विकली बुखारी साहब, लगता है आपकी बसंत नहीं हो रही? देखिए, हमारे यहाँ सरकारी लेवल के ऊपर दिवाली का और होली का फंक्शन तो हो जाता है, उसमें वजीर भी चले जाते हैं शिरकत के लिए कि जी देखें, एक मैसेज जाना चाहिए कि हम दुनिया के कल्चर के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जो हमारा अपना कल्चरल विरसा था, पंजाब का इवेंट था, इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं और है, कोई इसका मजहब से ताल्लुक नहीं है, उसको हमने ना सिर्फ किल कर दिया है बल्कि उसके ऊपर बजिद है। इतना लार्ज चंक ऑफ टूरिस्ट आते थे। मारा था इस हुकूमत को, तो उसके वैसे ही खिलाफ इसको ऑन कर देना चाहिए था। मैं बताऊं आपसे कि आपको याद होगा कितने लोग आते थे दुनिया भर से इस भाई, इट वाज द बिगेस्ट फंक्शन। ठीक है,
इसको आपने ये बिल्कुल वही रवैया है कि सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए तो सड़क बंद कर दें। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ये इतना बड़ा फेस्टिवल बंद क्यों किया? कभी आपने इसके ऊपर नजर डाली? मेरे हिसाब से तो इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि इसकी इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो इट जनरेट्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों का बहुत। और दूसरी बात ये कि यार जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ के सारा दिन के थके थकाए सड़े मरे कर्ज करते हुए लोग को एक थोड़ा सा गुंजाइश राइट। लेकिन सबसे अहम वजह बुखारी साहब, बसंत या पतंगबाजी दुनिया की वाहिद स्पोर्ट है, दुनिया की वाहिद स्पोर्ट है जिसमें अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आपने और ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में है। हाँ, आपने लाखों रुपए की आप डोर खरीद लें, गुड़ियां खरीद लें, कोई कांटी मार देगा उसको, उड़ा देगा, कोई लूट के गुड्डी उड़ा लेगा, हाथ मार के उसको काट देगा, कुछ कर देगा। और इसके लिए आपको उन इलाकों में जाना पड़ता है जहां पूरा साल गुजरना नहीं चाहते। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वहां पे पतंग। मैंने जर्मनी में इसका फेस्टिवल देखा, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। मैं वहां भी मैंने देख के दुआ की कि खुदा के अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में दोबारा रिज्यूम हो जाए। 3 बंदों को नहीं आप पकड़ सकते जो वो डोर जो है केमिकल डोर बनाते हैं, वो बनाते उनको नहीं हैं, पकड़ना। और आपने पूरा इवेंट खत्म कर हाँ हाँ, उनको नहीं पकड़ना। अच्छा, और मोटर बाइक्स के आगे आप वो लगा सकते हैं, उसकी जो विंड चीटर होता है दिया। उससे वो डोर जो है वो आगे पकड़ी जाएगी। मैं कह रहा हूँ मुबशर, एक और रास्ता था इसका। आप मत कंसंट्रेटेड एरियाज में जहाँ पॉपुलेशन बहुत है, कंजेस्टेड एरियाज जो है वहाँ छोड़ दें। आप इसकी इजाजत दे दें पार्क्स में। नहीं, आप इसकी इजाजत आप दे दें रिवर एक के दिन के लिए किनारे, मोटरसाइकिल बंद कर दें, एक दिन के लिए, या फिर वो तार लगाएं, या फिर आप वो तार लगा लें और उस पर चला लें, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखें, क्रिकेट भी अनसेफ गेम थी, बॉक्सिंग से ज्यादा अनसेफ गेम कौन सी होनी, कराटे ज्यादा अनसेफ कौन सी? सर पे आप मार रहे हैं, मुंह पे मार रहे हैं, हार्ट पे मार रहे हैं, हेलमेट आ गया, हेलमेट आ गया, गार्ड्स आ गए, चेस्ट गार्ड आ गए, शॉर्ट पिच थाई गार्ड्स आ गए। हाँ, और बाउंसर से पाबंदी हो गई कि एक करोगे, और फिर अपना आपको पिच को इजी बना दिया उन्होंने। गेम को तो नहीं खत्म कर दिया ना। आप इवेंट नहीं खत्म कर सकते। आप उसके जो मनफी फैक्टर्स हैं उनको control मुझे करने पता है, की मैंने कोशिश तो कभी नहीं खेली, लेकिन मुझे बताते हैं लोग जितनी चोटें बास्केटबॉल में लगती हैं ना, Yeah. किसी गेम में नहीं लगती। गेम तो नहीं बंद होती ना। नहीं, गेम तो बंद होनी भी नहीं चाहिए। Ice जैसे आपसे skating, कहा ice कि अगर hockey। एक्सीडेंट हो जाए तो सड़क तो बंद नहीं की जा सकती। हाँ, जहाज क्रैश हो जाए तो फ्लाइंग ही बंद हो जाए। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर ये इसके ऊपर अमल कौन करेगा यार? अपने वसीम अकरम प्लस को कौन है यार? खुदा वसीम के अकरम लिए। प्लस से मेरी कोई बातचीत नहीं है, सॉरी। तो कप्तान से कह दे। कब कह सकता हूँ? प्रॉब्लम। और मजे की बात है, कप्तान बसंत एंजॉय करता था खुद अपने यूसुफ ज़मान सली पार्क साहब वाले के घर में आके। यूसुफ सली साहब के घर में। That's right. आप उनसे पूछे मियाँ साहब से, उनके तो आम सारे उस हवेली पे कैसे बसंत मनाते क्या रहे। इवेंट होता था यार। बसंती मुबशर कपड़े लाहौर, पहनते थे, हलीम बनती थी, लाहौर खूबसूरत लगता था उस दिन। लाहौर दुल्हन बन जाता था। नजर लग गई उसको, हाँ। नजर लग गई उस इवेंट। और ये किसकी नजर लगी? हिंदुस्तान की, क्योंकि हमने लखनऊ की बसंत को उड़ा के रख दिया, और हमने इसको हिंदू इवेंट करार दे हाँ, दिया। और यूपी की बसंत को उड़ा दिया हमने। और आपको पता है कि लाहौर के बाद एक कसूर में बहुत बड़ा होता कसूर था, में सेकंड लार्जेस्ट इवेंट, फिर फैसलाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, Yep. और फिर अब पूरे पंजाब में होना शुरू हो गया था। हमने उसको बंद पिंडी कर इस्लामाबाद में भाई अब भी हो रही है। वहां तो बसंत कभी रुकी ही नहीं है, वहां तो अब भी दिया। होती है। इस्लामाबाद में क्या बसंत होनी बुखारी आप साहब? इस दफा जाके देखिएगा मेरे कहने पे। हाँ। मेरा तो चूंकि बेटा इसमें बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व है, अच्छा। इसलिए आप देखिएगा छतों के ऊपर क्या रौनक चले होती पे है। वही चलते हैं, डोरे मेरे पास लगी हुई हैं, मेरे पास वहाँ पतंगे 8 उसने नंबर भी है, कमरे 12 भरे हुए नंबर हैं। भी है, कमरे भरे हुए हैं। चले। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ थे, आपने सुने आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे प्रोग्राम DNA के साथ। तब तक हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।